ईरान ने कहा हाइब्रिड वॉर पर उतरे अमेरिका और इजराइल। यानी ईरान कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने हाइब्रिड वॉर शुरू कर दिया है। तेहरान बोला कि अंदर से तोड़ने की साजिश है इनकी। मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ने की अमेरिकी योजना। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। तो ईरान ने बड़ा यहां पर बयान दिया है। ईरान की तरफ से यह जानकारी आ रही है कि ईरान का मानना है अमेरिका और इजराइल अब हाइब्रिड वॉर पर उतर आए। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इस वक्त अमेरिका कर रहा है ईरान के साथ और मनोवैज्ञानिक तौर पर उसको तोड़ने की कोशिश है। तो तेहरान टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका और इजराइल अब सिर्फ सैन्य ताकत के भरोसे नहीं बल्कि हाइब्रिड वॉर यानी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मोर्चे पर भी ईरान के साथ जंग लड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस रणनीति की शुरुआत डर पैदा करने से होती है। सबसे पहले लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ाई जाती है ताकि आम जनता खुद को खतरे में महसूस करे। इसके बाद सरकार और जनता के बीच भरोसे को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। यानी लोगों के मन में यह सवाल पैदा किया जाता है कि क्या सरकार उनकी सुरक्षा और समस्याओं का समाधान कर पा रही है। तीसरा कदम समाज में विभाजन बढ़ाने का बताया गया है। अलग अलग वर्गों और समूहों के बीच मतभेद को उभार कर ध्रुवीकरण बढ़ाने की कोशिश की जाती है। चौथा चरण भ्रम फैलाने का है। रिपोर्ट के मुताबिक अफवाहों, सूचनाओं और प्रचार के जरिए ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे जनता और नीति निर्माताओं के फैसले प्रभावित हों। और आखिरी लक्ष्य देश के मनोबल को कमजोर करना बताया गया है। यानी लोगों में निराशा और हताशा बढ़े ताकि राष्ट्रीय एकजुटता कमजोर पड़ जाए। रिपोर्ट का दावा है कि डर, अविश्वास, विभाजन, भ्रम और अस्थिरता के ये 5 चरण किसी भी हाइब्रिड वॉर की सबसे अहम कड़ियां मानी जाती हैं। और मिसाइल हमले से थक चुका अमेरिका माइंड गेम खेल रहा है। तो खाड़ी देशों में बारूद की गूंज अब महायुद्ध का अलार्म बजा रही है। इस घमासान ने साफ कर दिया है कि ईरान घुटने नहीं टेकेगा बल्कि काउंटर अटैक से अरब में कोहराम मचा देगा। और इसका सबूत बहरीन और कुवैत पर हुए भीषण ड्रोन हमलों से दे दिया। मुस्तफा ने आखिरी चेतावनी देकर अमेरिका की धड़कन बढ़ा दी है। अगर अमेरिका ने नाकाबंदी नहीं हटाई तो जंग सिर्फ फारस की खाड़ी तक नहीं रुकेगी बल्कि विनाश का यह चक्रव्यूह अब 7 समंदर तक फैलेगा। सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप की गन बोट डिप्लोमेसी ईरान को झुका पाएगी या आधी रात का यह संग्राम तीसरे विश्व युद्ध का नया फ्रंट खोलने जा रहा है। दरअसल बीती रात अमेरिका के 4 जहाज हॉर्मुज पार करने के फिराक में थे जिन्हें ईरान ने ट्रैक कर लिया और मिसाइल से हमले कर डाले। इस दौरान सी माइंस भी एक्टिव हो गई थी। अमेरिका के जहाज यू टर्न लेकर वापस लौट गए। तो ईरान का चक्रव्यूह तैयार है जिसके जरिए वो 7 समंदर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर सकता है। पहला समुद्री इलाका है फारस की खाड़ी, जहां वो बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई और सऊदी अरब में मौजूद सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले करने की तैयारी में। दूसरा समुद्री इलाका हॉर्मुज स्ट्रेट के पास पड़ने वाली ओमान की खाड़ी, जहां ओमान में अमेरिकी मिलिट्री बेस को ईरान टारगेट कर सकता है। इससे आगे अरब सागर में पड़ने वाले यूएस ब्रिटिश बेस डिएगो गार्सिया भी ईरान के रडार पर हैं, जहां तैनात जेट को ध्वस्त कर सकता है। जबकि उससे आगे हिंद महासागर में तैनात अमेरिकी नेवल बेड़े की 5वीं फ्लीट पर ड्रोन और मिसाइल हमले की तैयारी में ईरान जुटा है। इसके पास ही अदन की खाड़ी में यूएस बेस जिबूती को लेकर भी हूती को हमले का निर्देश ईरान दे सकता है। इसके पास ही लाल सागर में सेंट्रल कमांड की नेवल फोर्स पहले से ही हूती के टारगेट पर है, जहां आगे भी हमले हो सकते हैं। 7वां समंदर है भूमध्य सागर, जहां ग्रीस में मौजूद अमेरिकी बेस सौदा बे और साइप्रस में अमेरिकी सैन्य ठिकाने को लेकर भी ईरान ने रणनीति बनाई। अगर नाकाबंदी नहीं खुली और अमेरिका ने हमले बंद नहीं किए तो ईरान सिर्फ फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से सटे अमेरिकी बेस पर हमले तक सीमित नहीं रहेगा। और अमेरिका को जाल में फंसाने के लिए ईरान ने हॉर्मुज में खुफिया ठिकाने बनाए हैं जो ईरान के द्वीपों पर है, जिसमें पहला सैन्य ठिकाना केश्म द्वीप है जो 1491 वर्ग किलोमीटर का है। दूसरा सैन्य ठिकाना हॉर्मुज द्वीप है, यह द्वीप 42 वर्ग किलोमीटर का है। तीसरा सैन्य ठिकाना लराक द्वीप पर है, इसका क्षेत्रफल 49 वर्ग किलोमीटर है। चौथा ठिकाना अबू मूसा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल करीब 13 वर्ग किलोमीटर है। जबकि 5वां ठिकाना त्विम द्वीप को बनाया गया है जो 12 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ईरान ने आइलैंड का चक्रव्यूह तैयार किया है जो एक सैन्य ठिकानों की तरह काम कर रहे हैं। वहां हाईटेक हथियार लगाए गए हैं जिससे हॉर्मुज के सकरे रास्ते में अमेरिका फंस जाए। इसके लिए बड़ा जाल बिछाया गया है।
निगरानी के लिए लड़ाक और हॉर्मुज द्वीप पर रडार और ड्रोन तैनात है जिनसे ट्रैकिंग की जा रही है, जबकि घेराबंदी के लिए केशम और अबू मूसा पर एंटी शिप मिसाइलें तैनात की गई। और एक बार शिप फंस गए तो स्पीड बोट्स और अंडर वाटर ड्रोन से अचानक हमला करके तबाह कर देगा इनको ईरान। और पश्चिम एशिया के देशों में ईरान का कहर, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी बेस पर विनाशक हमला। कुवैत और बहरीन में ईरान ने 7 मिसाइलें दागी। बहरीन में अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट को टारगेट किया। अमेरिकी एयर डिफेंस ने 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। तो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन हो या रडार स्टेशन, अमेरिका एक एक कर ईरानी ठिकानों को नष्ट कर रहा है। अमेरिका अब हर 24 से 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज के तटों और वहां मौजूद द्वीपों पर हमले कर रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका हॉर्मुज के लिए तैयार किए गए सर्विलांस, अटैक और डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर रहा है ताकि वक्त पड़ने पर हॉर्मुज में ईरानी सेना का रिएक्शन टाइम बेहद धीमा हो। चेन ऑफ कमांड का मतलब है सेना के अलग अलग स्तर के बीच तालमेल। हॉर्मुज पर आखिरी फैसला तेहरान में होता है। तेहरान से हॉर्मुज में तैनात सैनिकों तक ऑर्डर आते हैं। अमेरिका इसी कम्युनिकेशन को बाधित करना चाहता है। अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरान के 4 आत्मघाती ड्रोन को नष्ट किया गया। अमेरिका ने आत्मरक्षा के लिए कुछ ठिकानों पर हमला किया। रडार से हॉर्मुज की निगरानी सिस्टम को नष्ट किया गया। 3 और 4 मई की रात अमेरिका ने ईरान के द्वीपों और तटीय इलाकों पर हमले किए थे। इसके बाद 7 और 8 मई को ईरान के 3 बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। 25 मई को भी ईरानी मिसाइल ठिकानों और हॉर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने वाली बोट्स पर हमले हुए थे। 29 मई को अमेरिका ने बंदर अब्बास बंदरगाह पर हमला किया। और हॉर्मुज में अमेरिका विशेष अभियान शुरू कर चुका है, जिसके तहत अमेरिका के निशाने पर हैं ईरानी ग्राउंड कंट्रोल सेंटर, जहां से हॉर्मुज पर 24 घंटे का निगरानी का काम होता है। ईरानी ग्राउंड कंट्रोल सेंटर के पास ही हॉर्मुज में हमले करने की जिम्मेदारी है। हॉर्मुज के द्वीपों और तटों पर मौजूद सैनिक ही अरब देशों में ड्रोन हमले कर रहे हैं। हॉर्मुज के करीब बनाए गए ग्राउंड कंट्रोल सेंटर्स में ही एंटी शिप मिसाइलों का भंडार मौजूद है। सैन्य ठिकानों के अलावा अमेरिका लगातार कम्युनिकेशन टावर्स को नष्ट कर रहा है, क्योंकि हॉर्मुज में मौजूद टावर्स ही IRGC हेडक्वार्टर्स से संपर्क का जरिया है। संचार टावर के जरिए ही तेहरान से ऑर्डर सैनिकों तक पहुंच रहा है। कम्युनिकेशन टावर के जरिए ही हॉर्मुज की खबर तेहरान तक जाती है। हॉर्मुज में हमले का ऑर्डर भी संचार के जरिए आता है। टारगेट नंबर 3 रडार सेंटर्स हैं। रडार के जरिए ही अमेरिकी युद्धपोत पर ईरान नजर रखता है। फारस की खाड़ी में मौजूद तेल टैंकर्स की जानकारी भी रडार से मिलती है। रडार ही किसी ड्रोन या मिसाइल का अलर्ट एयर डिफेंस को भेजता है। रडार की मदद से अमेरिका के कई हमले नाकाम हो जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका नेटवर्क को समझने में AI का इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा था कि अमेरिका साइबर कमांड और स्पेस कमांड की मदद से काम कर रहा है। AI की मदद से एयर डिफेंस रडार सिस्टम के डेटा पर स्टडी होती है। मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स के एक्टिवेशन टाइम को नोट किया जाता है। डिजिटल या रेडियो सिग्नल के डेटा पर भी AI की मदद से रिसर्च चल रही है। और अमेरिका की नाकाबंदी का असर अब हिंद महासागर में भी देखा जा रहा है। यहां अमेरिकी नेवी ने MT डेविना नाम के तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया। दावा है कि साल 2024 में अमेरिका ने MT डेविना टैंकर को बैन किया था। अमेरिका ने ईरान से चीन तेल सप्लाई के संदेह पर टैंकर को प्रतिबंधित लिस्ट में डाल दिया था। अमेरिका अब ईरान को टोल चुकाने वालों के खिलाफ भी एक्शन ले रहा है। अमेरिकी नेवी ने एक इराकी तेल टैंकर को रोक लिया है। अमेरिका को शक है कि इराक के तेल टैंकर ने ईरान को टोल चुकाकर हॉर्मुज पार किया है, जबकि इराक किसी भी तरह का टोल देने से इनकार कर रहा है। और ईरान अमेरिका के बीच युद्ध विराम लागू है, लेकिन अरब में गिरते बारूद पर फुल स्टॉप नहीं लग रहा है। जून के पहले ही हफ्ते में 3 बार युद्ध विराम उल्लंघन हो चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो अब मुस्तफा ने एक नए प्लान पर काम शुरू कर दिया है। यह प्लान अरब में डर फैलाने से शुरू होता है और इसका अंत होगा खाड़ी के 2 देशों के विखंडन पर। दावा है कि ईरान अरब देशों में मौजूद दरार को गहरा कर उन्हें आपस में लड़ाने की तैयारी में। 3 देशों के खिलाफ ईरान ने पूरी रणनीति तैयार भी कर ली है। कौन से हैं ये 2 देश और क्या है मुस्तफा का संपूर्ण प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। ओमान के मीना अल फहल तेल टर्मिनल पर हमला हुआ। ड्रोन 2 बोआई टर्मिनल के बीच गिरा। सुरक्षा कारणों से टर्मिनल को बंद कर दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद इसे फिर शुरू कर दिया गया है। अगर UAE और कुवैत इजराइल का साथ देते हैं तो अबू धाबी सऊदी अरब को दे दिया जाएगा।
जबकि बूबियान द्वीप इराक को मिलेगा। और यूए यानी यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स कुल 7 अलग अलग अमीरात से मिलकर बना है। इसमें अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, कुवैन, अल खाइमा और फुजैरा शामिल है। अबू धाबी सऊदी अरब से जुड़ा है और ऐसे में उसका सऊदी से दशकों पुराना विवाद है जो 20वीं सदी के शुरुआती सालों में बेहद ज्यादा गहरा गया था। सऊदी राजवंश का मानना था कि लीवा और दफरा के इलाकों में रहने वाले कबीले रियाद के शासकों को कर देते थे, यानी टैक्स देते थे। इस आधार पर सऊदी अरब इस पूरे इलाके को अपना मानता था। अबू धाबी का पक्ष था कि यह क्षेत्र अबू धाबी के शासक अल नहयान परिवार का आध्यात्मिक घर है। 1930 के दशक में पूरे रेगिस्तान में तेल की खोज शुरू हुई। सऊदी अरब ने एक नक्शा पेश किया जिसमें उसने लीवा नखलिस्तान के ठीक दक्षिण तक के बड़े हिस्से को अपने नक्शे में दिखाया। इस विस्तार को रोकने के लिए अंग्रेजों ने ब्लू लाइन और वॉयलेट लाइन जैसी सीमाएं तय की थी ताकि सऊदी अरब को अबू धाबी के हिस्सों पर कब्जा करने से रोका जा सके। इसके बाद साल 1971 में अबू धाबी ने बाकी 6 अमीरात के साथ मिसाइल यूएई का गठन किया जिसे सऊदी ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। सऊदी की मांग थी कि पहले अबू धाबी के साथ सीमा विवाद सुलझाया जाए, जिसके बाद सऊदी को खोर अल उदैद मिला। शाइबा तेल क्षेत्र भी सऊदी को दे दिया गया, जबकि अबू धाबी के हिस्से में लीवा नखलिस्तान आया। सऊदी इस पर अबू धाबी की संप्रभुता को पूरी तरह से मानने पर सहमत हो गया। यदि सऊदी अरब की शुरुआती मांगे पूरी तरह मान ली जाती तो आज के यूएई का लगभग 70 से 80% रेगिस्तानी हिस्सा सऊदी अरब का हिस्सा होता। अब ईरान इसी हिस्से को एक बार फिर सऊदी को देने की बात कर रहा है। इधर ईरान ने इराक और कुवैत के बीच विवाद को भी कुरेदना शुरू कर दिया है। दोनों के बीच बूबियान और वारबाह द्वीप को लेकर विवाद है। इराक की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसके पास फारस की खाड़ी तक जाने के लिए बहुत ही छोटा तटीय रास्ता है। ये दोनों द्वीप इसी रास्ते पर मौजूद हैं। इराक के पास महज एक बंदरगाह है, उम कसर, और उम कसर बंदरगाह तक जाने का यही मुख्य रास्ता है। इसीलिए हमेशा से इराक इन द्वीपों पर दावा ठोकता रहा है। अब इराक को देने की बात कर रहा है ताकि इराक और कुवैत को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा सके। यूएई में सबसे ज्यादा तेल बुहासा क्षेत्र में मौजूद कुओं से निकलता है जो अबू धाबी के दक्षिण पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके में मौजूद है। यहां से प्रतिदिन लगभग 6,50,000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन होता है। ये उसी क्षेत्र में आता है जिसे 20वीं सदी के सऊदी शासक अपना बताते थे। रिपोर्ट में परमाणु कार्यक्रम में कोई खास बदलाव नहीं आने का जिक्र है, यानी युद्ध से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ा है, जिसका मतलब है कि स्थिति ठीक युद्ध से पहले वाली बनी हुई है। रिपोर्ट में ईरान से समृद्ध यूरेनियम भंडार की पूरी डिटेल मांगी गई है। इससे पहले आखिरी रिपोर्ट IAEA ने फरवरी में पेश की थी। तब भी ईरानी अधिकारियों ने मुश्तबा को पत्र लिखा है। इस पत्र पर करीब 85 अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। पत्र में ICBM प्रोजेक्ट शुरू करने की मांग की गई है। अमेरिका की विश्वसनीयता पर संदेह जताया गया है। दावा है कि पत्र में अमेरिका तक हमले करने में सक्षम मिसाइल का जिक्र है। और जब किसी देश की नसें इस कदर दबा दी जाएं कि उसका दम घुटने लगे तो वो गिड़गिड़ाता नहीं है, वो सीधे युद्ध के मैदान में सामना करने उतर जाता है। ईरान इस वक्त इसी मोड़ पर खड़ा है। व्हाइट हाउस की युद्ध नीति फेल हुई तो ट्रंप ने कूटनीति का मुखौटा पहन लिया, लेकिन पर्दे के पीछे चल रही इस नाकाबंदी ने ईरान के सब्र का बांध तोड़ दिया है। तेहरान ने कागज के समझौतों को मलबे में फेंककर सीधे मिनी वॉर प्लान को अमल में लाना शुरू कर दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर हमारा तेल समंदर में फंसा रहा तो हम पूरी दुनिया की इकोनॉमी को समंदर में डुबो देंगे। अब सवाल है कि क्या ये खाड़ी में नए युद्ध के शुरू होने का सिग्नल है? और इसके लिए एक साथ कई फ्रंट खुल सकते हैं, क्योंकि इन जगहों पर ईरान बड़ी नाकाबंदी करने की तैयारी में है। फारस की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट, ओमान की खाड़ी, बाब अल मंदेब स्ट्रेट, अदन की खाड़ी, यानी अमेरिका ने नाकाबंदी खत्म नहीं की तो ईरान अरब से पूरी दुनिया में जाने वाला तेल रोक देगा। अलग अलग 5 फ्रंट पर ब्लॉकेड लगा देगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान की इकोनॉमी का गिरना। ईरान की तेल सप्लाई रुक गई है। अमेरिका ने शैडो फ्लीट पर भी अंकुश लगा दिया है। चीन भी दूसरे देशों से तेल ले रहा है। और ईरान दुनिया के तेल निर्यातकों में टॉप 5 में आता है, लेकिन उसकी तेल सप्लाई युद्ध के बाद से कम हुई है। साल 2020 में 4.4 लाख बैरल प्रतिदिन तेल निर्यात करता था। साल 2021 में 7.1 लाख बैरल तेल रोजाना सप्लाई करता था। साल 2022 में यह बढ़कर 9 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया था, यानी 2 साल में 2 गुना। जबकि साल 2023 में 14.1 लाख बैरल प्रतिदिन निर्यात करने लगा। साल 2024 में यह बढ़कर करीब 15 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया, जो लगातार बढ़ता रहा। 2025 में 15.5 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया, यानी 2020 के मुकाबले 4 गुना।
लेकिन 2026 में युद्ध शुरू होने के बाद तेल निर्यात घटने लगा, जो अब करीब 2 लाख बैरल प्रतिदिन पर आ गया है, पिछले 6 साल के न्यूनतम स्तर पर। अब ईरान के पास जो विकल्प हैं वो समझिए। पहला विकल्प है अमेरिका के सामने सरेंडर। दूसरा विकल्प है अमेरिका की नाकाबंदी तोड़ दे। तीसरा विकल्प है अरब देशों पर हमला करके दबाव बनाए। अगर पहले विकल्प को छोड़ दिया जाए, बाकी के 2 विकल्प का अर्थ है भयंकर युद्ध। हॉर्मुज का भविष्य सिर्फ ईरान और ओमान तय कर सकते हैं, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की गुंजाइश नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट 3 देशों की समुद्री सीमा में है, जिसमें उत्तर में ईरान, दक्षिण में ओमान, जबकि दक्षिण पश्चिम में यूएई लगता है। लेकिन जिस उथले हिस्से से जहाज गुजरते हैं वो 3-3 किलोमीटर की शिपिंग लेन और 3 किलोमीटर का बफर जोन ईरान और ओमान की समुद्री सीमा में आता है। और ईरानी शक्ति के 7 स्तंभ हैं, जिसमें पहला है ईरान की भौगोलिक स्थिति। ईरान ने पहाड़ियों के नीचे सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं, जहां अमेरिका के बस्टर बम भी नाकामयाब हो गए। दूसरी ताकत है फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसके ट्रैप में अमेरिका फंस गया है। यहां से ईरान 30% तेल कारोबार पर कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा ईरान की मिसाइल ताकत भी अमेरिका पर भारी पड़ रही है, खासतौर से कई शहरों में बनाई गई मिसाइल सिटी, जहां ईरान ने 3000 से ज्यादा मिसाइलें रखी हुई हैं। अगली ताकत ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क है, जिसमें हूती, हिजबुल्ला और हमास एक इशारे पर इजराइल में तबाही मचाने को तैयार है। 5वीं ताकत जनसंख्या और सैन्य ताकत है। ईरान की आबादी अरब में सबसे ज्यादा है, जो 9 करोड़ है, जबकि ईरानी फौज में 6 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, जो किसी भी अरब देश से ज्यादा है। इसके अलावा ईरान की रणनीति में उसकी लंबा युद्ध लड़ने की क्षमता और लंबे समय तक संघर्ष की सहन शक्ति भी भारी पड़ रही है। 7वीं शक्ति है ईरान परमाणु शक्ति बनने की ओर है। 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है और इसी को लेकर वार्ता अटकी हुई। ईरान का मिशन 300 कभी भी आरंभ हो सकता है, जिसके तहत वो अरब देशों के अलावा इजराइल तक प्रहार कर सकता है। इसके लिए उसके पास 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें हैं। खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि दूसरी खतरनाक मिसाइल सेजिल की रेंज भी 1800 किलोमीटर है, जो इजराइल तक मार कर सकती है। इसके आगे फतेह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो बेहद तेज गति से अरब से लेकर इजराइल तक कोहराम मचा सकती है। ईरान के प्लान के तहत वो पूरे 5 मिनट में अरब देशों में कोहराम मचा सकता है, यानी हर 1 मिनट में एक देश को तबाह कर सकता है। तेहरान से कुवैत की दूरी 770 किलोमीटर है, जहां ईरान की मिसाइल 1.5 से 2 मिनट में पहुंच सकती है। इससे आगे बहरीन की दूरी 1050 किलोमीटर है, जहां तक ईरान से मिसाइलें महज 2.5 से 3 मिनट में पहुंच सकती हैं। कतर की तेहरान से दूरी 1150 किलोमीटर है, जहां ईरान 2.5 से 3 मिनट में हमला कर सकता है, जबकि यूएई ईरान से 1200 किलोमीटर दूर है, जहां ईरानी मिसाइलों को पहुंचने में 3 से 3.5 मिनट का वक्त लगेगा। सऊदी अरब 1300 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां हमले में 3.5 से 4 मिनट का समय लगेगा, जबकि तेहरान से सबसे ज्यादा दूर इजराइल है, जो 1600 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां 4 से 5 मिनट में ईरान की मिसाइलें तबाही मचा सकती हैं। और लेबनान और इजराइल ने वॉशिंगटन में हुई वार्ता के दौरान युद्ध विराम लागू करने पर सहमति जताई थी। यह समझौता हिजबुल्लाह के हमले बंद किए जाने की शर्त पर आधारित है, लेकिन इजराइल के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि संघर्ष विराम के बावजूद फिलहाल दक्षिणी लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह के हमले भी जारी हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना और टैंकों को निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना बदला लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि लेबनान पर हमले का नया चरण जल्द शुरू होने वाला है। इजराइल के आर्मी चीफ ने ऐलान कर दिया है, लेबनान में किसी तरह का सीज फायर नहीं है। इजरायली सेना का हमला पहले की तरह जारी है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि इस समय इजराइल दक्षिणी लेबनान में अपना अभियान जारी रखेगा और अपने घरों से विस्थापित किए गए लेबनानी निवासी वापस नहीं लौट सकेंगे। इन हमलों से ठीक पहले लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने कहा था कि लेबनान और इजराइल के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते को सभी संबंधित पक्षों की मंजूरी मिलने के 24 घंटों के भीतर लागू किया जा सकता है, जिसके मुताबिक इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले पूरी तरह से रुक जाएंगे। दक्षिण लेबनान का नियंत्रण लेबनानी सेना के पास रहेगा। लेबनानी सेना के नियंत्रण वाले प्रायोगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे।
सभी फैसले दोनों देश संप्रभु सरकारों की तरह ही लेंगे। 22 जून से राजनीतिक और सुरक्षा मसलों पर वार्ता होगी।